हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 30 दिसंबर 2021 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर क्लिक कर इसके कई सारे पार्ट देख सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने कई सारे प्रीवियस पेपर कराए हैं। 2023 वाला भी कराया है, 2022 वाला भी कराया है, तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं, क्योंकि 6, 7 और 8th क्लास की एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। आपको 6, 7, 8th की 6, 7, 8th की आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो सीटेट का पेपर होने वाला है जुलाई में, उसको क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, उसको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आपने अच्छे से मेरे चैनल से पढ़ाई की, यानी कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा, जैसे कि मैंने ये सारी प्लेलिस्टों में पढ़ा रखा है आपको, तो पहले आप किसी चैप्टर की थ्योरी देखना, फिर उसके बाद उसी चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर देखना। देखो, थ्योरी वाली प्लेलिस्ट अलग है, क्वेश्चन आंसर वाली प्लेलिस्ट अलग है। ठीक है, 3 क्लासों की मैंने एक साथ बनाई है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे पॉलिटिकल साइंस चल रही है हाल फिलहाल में, तो उसकी पहले आप थ्योरी देखना। उस 6 क्लास की या 7th क्लास की जिसकी भी आपको देखनी है, पहले आप थ्योरी देखना और उसके बाद उसी चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर देखना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियां सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिए, आरंभिक स्तर या प्रारंभिक स्तर भी हम इसको बोल सकते हैं। और इस स्तर के जो बच्चे होते हैं वो लगभग आपके 6 वर्ष से, ठीक है, 12 वर्ष तक के होते हैं। 6 वर्ष से कितने वर्ष तक के होते हैं? 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। और ये जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ये लगभग 6 में होंगे। ठीक है, 6 या 7th में होंगे ये वाले बच्चे। तो इन बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है? मुगल प्रशासन। और अगर आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी डिटेल में तो आपको पता होगा कि जो मुगल प्रशासन है वो आपके 7th क्लास की एनसीईआरटी से है। ठीक है, 7th क्लास की हिस्ट्री से है। मैं प्रश्नात्मक पदानुक्रम, ठीक है, उसमें पदानुक्रम दे रखा है, मतलब क्रम से दे रखे हैं कि जैसे बाबर है, बाबर का हुमायूं, फिर हुमायूं के बारे में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, फिर हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, उसी तरह से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों का हिसाब दे रखा है। ठीक है, पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियां सर्वश्रेष्ठ हैं। ए है भूमिका अदा करना या रोल प्ले, जैसे नाटक के रूप में किसी चीज को दिखा रहे हैं उस तरह से। ठीक है, बी है अंत मुक्त ओपन एंडिंग प्रश्न, सी है सर्वेक्षण। देखो, इतने छोटे बच्चे सर्वेक्षण करके तो नहीं सीख पाएंगे, है ना। बच्चे छोटे हैं, उनको इतना काम हम नहीं दे सकते हैं कि आप सर्वेक्षण करो इस चीज के बारे में। नेक्स्ट है आपका डी, समय सीमा। देखो, समय सीमा का मतलब है कि हम क्या करेंगे, उनको डेट से पढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी जैसे शताब्दियों के हिसाब से पढ़ाएंगे, है ना। कि जैसे ये जो मुगल काल है, जो बाबर का काल इतना था, हुमायूं का इतने से इतने तक था, अकबर का इतने से इतने तक था, इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या है, अच्छे से वो समझ में आएगा और लॉन्ग टाइम तक उसको याद रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ए, बी और डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 74, कथन है ए और बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठ्य सहगामी गतिविधियां सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया यानी कि जो एक्टिविटी वगैरह होती है ना स्कूल में, उस तरह की चीजें, तो वो कैसे सामाजिक मूल्यों का विकास करने में सहायक कर सकती हैं। ए है छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकेंगे। यानी कि जब देखो, हर क्लास में हर धर्म के बच्चे मिलेंगे, हर जाति के बच्चे मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, जब सभी धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो आपस में बात भी करते हैं, है ना। बात करेंगे और एक्टिविटी में शामिल होंगे, एक दूसरे मिलजुल कर एक्टिविटी को करेंगे तो वो जानेंगे कि विविधता को जानेंगे, और धर्मों की चीजों को जानेंगे और धर्मों को एक्सेप्ट भी करेंगे, मतलब सभी का वो सम्मान करना सीखेंगे। सहिष्णुता का मतलब है सभी का सम्मान करना। ठीक है, तो सभी धर्मों का क्या करेंगे, वो सम्मान करेंगे। कि अब कोई बच्चा है, जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम पे, तो मेरी पंजाबी भी थी एक फ्रेंड, ठीक है, सिख भी थी एक फ्रेंड, एक मेरी मुस्लिम फ्रेंड भी थी, और मैं बौद्ध भी थी एक फ्रेंड। और जब मैं बहुत छोटी थी मतलब 7-8 साल की थी,
तब एक जैन धर्म की भी लड़की मेरी फ्रेंड बनी थी। तो हम उनके कल्चर को जानते हैं, उनको पहचानते हैं, ठीक है, फिर उनके साथ घुलना मिलना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो भेदभाव की भावना है वो निकल जाती है और हम विविधता को अपनाने लगते हैं, ठीक है। और ये चीज कहाँ से आती है, जब हम पाठ्य सहगामी क्रिया करते हैं। जैसे हम कोई खेल रहे हैं या कोई टास्क दिया है मैम ने कि आप लोग पूरा करके लाओ इसको, तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं और हम एक दूसरे में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, या हम एक दूसरे में मिल रहे हैं, है ना। जैसे कुछ कुछ एक्टिविटी मैम देती हैं तो हम एक दूसरे के घर जाकर भी पूरा करते हैं कि भाई ग्रुप में दिया है तो सारे मिलके, ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो सारे मिलके उस टास्क को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है बी, छात्र सहयोगी बनाने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित करते हैं। देखो मैं पहले ये सारी चीजें बता दी हैं आपको कि हम एक दूसरे के साथ कैसे भावनात्मक तौर पर कनेक्ट हो पाते हैं। बहुत छोटे बच्चों को नहीं पता है कि ये कौन से धर्म से है, ये कौन सी जाति से है और इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। बहुत छोटे बच्चों को नहीं पता होता है, ये तो बाद में देख देख के लोग एक दूसरे में फर्क करने लगते हैं। बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें जब समाज समझ में आता है तब हम करते हैं। अगर छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एक साथ घुलने मिलने का, ये सारी चीजें मौका दिया जाए तो वो बड़े होकर भी उनकी भावनाएं अच्छी ही रहेंगी एक दूसरे के प्रति, ठीक है। जिस स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते होंगे तो उस स्कूल के सभी बच्चे एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते होंगे, क्योंकि वो शुरू से देखते आ रहे हैं। और हमारे स्कूल में जब ज्यादातर ऐसा होता था, ईद के आसपास दिवाली पड़ती थी तो वो हमको हैप्पी हैप्पी दिवाली बोलते थे, हम उनको हैप्पी ईद बोलते थे, ठीक है। कई बार मिठाइयाँ भी शेयर करते थे, जैसे हमारी दिवाली की मिठाई हम लेके आ रहे हैं स्कूल में अपनी फ्रेंडों को बांट रहे हैं, वो लोग अपना, उनके यहाँ जो मीठा बनता है सीर टाइप का वो लोग भी शेयर करते हैं। तो इसी तरह से क्या है, बच्चे घुलना मिलना सीखते हैं, तो एकता की भावना आती है। और देखो योग्यता का तो विकास होता ही है स्कूल में। सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है कि बच्चे टीचर से सीखते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे एक दूसरे के साथ बात करके एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। नेक्स्ट है, देखो एक बच्चा घर में सेल्फ स्टडी कर रहा है और एक बच्चा स्कूल में जाके पढ़ रहा है, दोनों की मेंटेलिटी में फर्क होगा, दोनों के व्यवहार में चेंज होगा। स्कूल वाला बच्चा घर वाले की बच्चे के अकॉर्डिंग ज्यादा व्यवहारिक होगा, ज्यादा सामाजिक होगा, हर चीज में वो उससे ज्यादा होगा। हो सकता है वो पढ़ाई में आगे हो जाए, ठीक है, लेकिन हर जगह आपकी पढ़ाई काम नहीं आएगी। पढ़ाई आपको पैसे कमाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी, उसके लिए भी आपको सामाजिक अनुभव चाहिए, उसके लिए भी आपको व्यवहार चाहिए। और वो कहाँ से आएगा, जब तक आप 4 लोगों के साथ बैठकर बात नहीं करोगे, उनके साथ खाओगे पियोगे नहीं, उठोगे बैठोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि समाज में किस तरह से बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 75, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। आरंभिक स्तर, ठीक है, ये वही स्तर की बात हो रही है 6 से और 12 ईयर के बच्चे की बात हो रही है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। तो जीवंत अनुभव क्या है कि जो चीज अभी मैंने आपको पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें क्या समझाया कि मेरी फ्रेंड ऐसी थी, ठीक है, मेरी फ्रेंड अलग अलग धर्मों से थी। जब मैंने बीएड करी तो एक फ्रेंड मेरी उसमें पंजाबी थी, है ना, और एक फ्रेंड उसमें बौद्ध थी, और हिंदू तो थे ही थे साथ में। जबकि जब मैं छोटी क्लास में थी तो मेरी फ्रेंड मुस्लिम थी, जब मैं 9th-10th में पढ़ती थी। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी एक फ्रेंड थी जो जैन धर्म से थी, है ना। तो ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये मैं अपने जीवंत अनुभव बता रही हूँ, मतलब उन अनुभवों को मैंने जिया है, उन अनुभवों के बारे में मुझे पता है क्योंकि मैंने उनको जिया है, ठीक है। वो पल मैंने बिताए हैं, तो वो कैसे हैं, जीवंत अनुभव है, मतलब बिल्कुल एक तरह से मैंने उनको जिया है और उनको देखा है, परखा है, उस आधार पर मैंने अनुभव इकट्ठे करे हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो जीवंत नहीं होते। जीवंत मतलब जीवंत नहीं है, मतलब कुछ बातें मेरी मम्मी ने मुझे सिखा दी, है ना, कि बड़ी बहन का ऐसे सम्मान करना चाहिए, टीचर्स का ऐसे सम्मान करना चाहिए। तो ये जो अनुभव मेरी मम्मी मुझे दे रही है वो मेरे लिए जीवंत अनुभव नहीं है, ट्रांसफर हो रहे हैं। या टीचर कह रहा है, टीचर सिखा रहे हैं कि जो बौद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, वो इस तरह के थे, उन्होंने ये शिक्षाएं दी। तो टीचर अनुभव दे रही है किताब से हमको, ठीक है, और हम उन अनुभवों को आत्मसात कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर ले रहे हैं। तो हमने उन अनुभवों को जिया नहीं है, बस किसी ने हमें बताया कि इस तरह से चीजें होती है, हमने मान लिया है और हम उन्हें अपने जीवन में उतार रहे हैं अनुभवों को, या हमने अपने पास इतने सारे अनुभव इकट्ठे कर रखे हैं आसपास से सुन के, ठीक है, पुरानी कहानियों से सुन के, ये सब सीख रखा है। जीवंत अनुभव है कि हम उस चीज को जी रहे हैं, हमने देखी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके ऑप्शन, ए है भारत विभाजन की स्मृतियां, बी है जाति आधारित भेदभाव,
सी है कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न, डी है ताजमहल की वास्तुकलात्मक शैली। तो देखिए इसका जो आंसर, ये जो ऑप्शन जो डी दे रखा है ये तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, इसके बारे में ये तो जीवंत अनुभव के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं। बाकी ये सारी चीजें हमने आसपास देखी हैं। भारत का विभाजन की स्मृतियां हमें पता है और हमारे जो घर में बड़े लोग हैं उन्होंने हमें बताई हैं। जाति में भेदभाव किस तरह से हो रहा है हमने खुद देखा है, समाज में सब लोग देखते हैं किस तरह से गरीब में अमीर में भेदभाव किया जाता है, या इस तरह की खबरें भी बहुत ज्यादा सुनाई में आती हैं, न्यूज वगैरह में आप देखते हो, है ना। तो ये जो सारी अनुभव है ये आपके जीवंत अनुभव है, आप खुद अनुभव कर रहे हो उन चीजों को देखकर, समझकर, परखकर। क्वेश्चन नंबर 76, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल डैश होना चाहिए। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनकी युक्तियों का बल किस चीज पर ज्यादा होना चाहिए। ए है अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा एवं रुचि को जगाने के लिए। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हैं, अगर हम लोग एक ही क्लास में बैठे होते तो आप भी एक दो अनुभव मुझे बताते कि हाँ हमने भी इस तरह से, हमारी भी फ्रेंड ऐसे थे, हमने भी अपनी फ्रेंडों से उर्दू सीखी या हमने अपने फ्रेंडों से पंजाबी सीखी, इस तरह से आप भी बताते ना मुझे। तो ये क्या है, एक तरह से मैं आपके अंदर जिज्ञासा डाल रही हूँ, रुचि डाल रही हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड कि आप भी अपने अनुभवों को साझा करो। ठीक है, या आप भी बताओ कि आपके फ्रेंड कौन कौन से धर्म के रह चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज पर बल देना चाहिए। किसको देना चाहिए? जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। नेक्स्ट है बी, छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर, तो जो वास्तविक चीज है उनके संदर्भ में बताना चाहिए। ठीक है, अब वास्तविक चीजों का मतलब ये है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में जितनी चीजें होती हैं वो चीजें सारी वास्तव में भी होती हैं। जैसे आपकी संसद है, आपकी विधानसभा है, ये सारी जब टॉपिक में पढ़ा रही थी तो आपको किस तरह से मैंने उदाहरण दे के आपको समझाया। आप किताबी ज्ञान को मैंने वास्तविकता से जोड़ा। ठीक है, मैंने बताया कि भारत में कैसे कितने प्रकार की सरकार है, 3 प्रकार की सरकार है। तो जो किताब में लिखी है उसको ही मैंने कहां से जोड़ा? भारत से जोड़ा है। भारत क्या है? एक वास्तविक देश है। ठीक है, मैंने उस वास्तविक देश का शासन किताबी ज्ञान से जोड़ के आपको पढ़ाया, तो आपको क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। सी है छात्रों को तथ्यों और अनुभवों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने पर। ठीक है, तो ये भी सही है। देखो, आलोचनात्मक का मतलब होता है कि हम जिस भी टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें उस टॉपिक से रिलेटेड हमें गुण भी बच्चों को बताने हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें दोष भी बच्चों को बताने हैं। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमें क्या है, उसके लाभ हानि दोनों बताने हैं। जैसे हम लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र के कुछ लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है, सारी चीजें हम बच्चों को बता देंगे। फिर हम आलोचनात्मक उनका मूल्यांकन करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, फिर वो बच्चे आंसर देंगे, तो हमें समझ आएगा कि बच्चों ने कितना समझा। ठीक है, जब हमने किसी भी टॉपिक के बारे में गुण भी बता दिए, दोष भी बता दी, सारी चीजें बच्चों को बता दी, और फिर हम उनसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से हम उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। जब हमने उनको सारी चीज बता दी है तो फिर हम देख रहे हैं कि उन्होंने कितना समझा है और कितना नहीं समझा है। तो ये क्या है, आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने पर। और डी है आपका तथ्य जैसे पाठ्य पुस्तक या संदर्भ सामग्रियों में दिए गए हैं वैसे ही याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन करने पर। तो ये चीज मैं आपको पिछली साल से ही बता दी हूँ। 2023 में भी जब मैंने सीटेट के सारे टेस्ट सेट कराए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमें बच्चे को रटने के लिए नहीं देना है, याद करने के लिए नहीं देना है। ठीक है, और जैसा उत्तर पुस्तिका में लिखा है वैसे ही याद करने के लिए नहीं देना है। हमें हर चीज को बच्चे को समझाना है। और एक चीज मैं बता दूं, ये आप सबके साथ हुई है घटना, मेरे साथ भी हुई है ये घटना, कि सोशल साइंस को बहुत ही लो सब्जेक्ट माना जाता है। घर में भी पेरेंट्स क्या कहते हैं, इतिहास भूगोल के कोई ट्यूशन थोड़ी लगाए जाएंगे, इतिहास भूगोल में इतनी मेहनत करने की जरूरत थोड़ी ना है, ऐसे ही रट लो, पेपर से 2 दिन पहले याद कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम। कोई बच्चा फेल हो जाता, बताओ तुम इतिहास भूगोल में भी फेल हो गए, तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस में भी इतने कम मार्क्स आए। ये कोई भी सब्जेक्ट, मैं कहती हूँ हिंदी भी, कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कम नहीं है, अपने आप में वो पूरी योग्यता रखता है। और बिल्कुल वैसे ही उसको लीजिए, जैसे आप साइंस को सीरियस लेते हैं वैसे ही आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ज्योग्राफी को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में विशिष्ट है। और गलती सबसे ज्यादा ये होती है, ये सब्जेक्ट इनकी जो मान्यता है ये कम क्यों है समाज में, इसलिए कि बच्चे इन पर ध्यान ही नहीं देते।
समाज ने ऐसा बना रखा है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कुछ पढ़ने की चीज थोड़ी है, ये तो ऐसे ही पास हो जाते हैं। अगर आप ठीक से मेहनत करोगे तो इनमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, मुझे लगभग 1 साल हो गया एनसीईआरटी पढ़ाते पढ़ाते, और बहुत सारी चीजें नई निकल के आ रही है, नई निकल के आ रही है। और अगर आप बहुत डीप में पढ़ेंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी को, 6 क्लास की बोल रही हूँ मैं, सबसे छोटे लेवल की, आप उसको भी पूरा आपको पता नहीं होगा, जबकि आप बीएड करे हुए हो, आपको कम से कम सारी एनसीईआरटी रटी हुई होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आज भी आपको 6 क्लास की चीजें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? कि कभी टीचर ने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, कभी उन चीजों को समझाया नहीं, बस रटने के लिए दे दिया। तो जो अन्याय आपके साथ हुआ है, आप उस अन्याय को आगे ट्रांसफर मत करना, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय मत करना। चाहे आप हफ्ते में 5 दिन ही बच्चों को ठीक से पढ़ाओ, लेकिन उनको तथ्य समझाओ, ठीक है, चीजों को समझाओ कि कैसे हुआ, लोकतंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, राजतंत्र क्या था, या फिर महासागर क्या है, पृथ्वी की परतें क्या है, वायुदाब क्या है, वायुदाब किस तरह से, प्रेशर, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर, हर चीज की डिटेल में जाके बच्चों को समझाओ। कभी भी उनको रटने के लिए मत बोलो। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षक की विधि, शिक्षण होगा ये, शिक्षण है, सॉरी ये गलती से टाइप हो गया, शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है, ठीक है। तो किस टॉपिक पर वाद विवाद हो सकता है, ठीक है। ए है पृथ्वी की परतें, देखो ये वाद विवाद का तो टॉपिक है ही नहीं, पृथ्वी की जितनी परतें हैं उतनी ही रहेंगी, कम ज्यादा नहीं हो सकती, और आप अपने आधार पर उसको और पैटर्न नहीं बता सकते, और वो नहीं बता सकते ये तो तथ्य के आधार पर है, ये तो बहस का मुद्दा है ही नहीं। ये क्या है? ये तथ्यों के आधार पर है, और जितनी परतें हैं उतनी ही रहेंगी। बी है वायुदाब, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है महाद्वीपीय तथा महासागर, देखो महाद्वीप और महासागर भी पहले से निश्चित है, जितने महासागर है उतने हैं ही, और महाद्वीप जितने हैं उतने हैं ही, उसमें आप क्या उसको मिर्च मसाला लगा के बहस करोगे, ठीक है। इसमें तो टाइम वेस्ट ही होना है। ये तो आप बच्चों को बताओगे कि इस तरह से है वर्ल्ड मैप में, आप अच्छे से उनको समझाओगे। नेक्स्ट है आपका 4th, पर्यावरण तथा विकास। अब देखो ये तर्क का एक टॉपिक है, इसमें बच्चे तर्क दे सकते हैं, आप तर्क दे सकते हो, शिक्षक तर्क दे सकता है, वाद विवाद कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि भाई क्यों प्रदूषण हो रहा है, और ये विकास में किस तरह से बाधा है, और किस तरह से विकास की वजह से हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, बाद में हमें इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम बच्चों से पूछेंगे कि तुम्हारे आसपास में किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस पर 1-2 घंटे बहस की जा सकती है। हर बच्चा अपना अलग अलग अनुभव बताएगा, हर बच्चा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताएगा, विकास के बारे में बताएगा, ठीक है, पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए, किस तरह से, बहुत सारी चीजें बहस करने की, लेकिन ये तीनों टॉपिक कोई भी बहस करने जैसा था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है? अब देखिए कौन सा जो ये ऑप्शन है वो सही होगा, आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए, ठीक है। मैंने ऊपर में आपको बता दिया कि आलोचनात्मक सोच किस तरह से होती है, या आलोचनात्मक मूल्यांकन किस तरह से होता है। किसी भी चीज के बारे में हमें पूरी जानकारी होना और उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? आलोचनात्मक, है ना। किसी भी चीज के बारे में हम उसके गुण दोष सब कुछ जानते हैं, उसको सारी चीजों की जानकारी हमें है, उसके बाद में हम क्या करेंगे? आलोचनात्मक सोच हमारी विकसित होगी। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, खोजी प्रश्नों को पूछना, ठीक है। बी है आपका छात्रों में प्रतिबिंबन यानी कि रिफ्लेक्ट करने के लिए कहना। सी है छात्रों को दिए गए कथनों को स्वीकार करने के लिए कहना। स्वीकार करने के लिए कहना मतलब जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो टीचर कह रहा है वो सही है, जो बुक में लिखा है वो सही है। तो ये तो बात गलत होगी ना, आप सीधे सीधे कह रहे हो जो बुक में लिखा है उसे याद कर लो और उसे पेपर में छाप के आना, ठीक है, और हम आपको नंबर दे देंगे। ये बात हुई ना। हमें ऐसे नहीं सिखाना, हमें बच्चों को कैसे सिखाना है? हमें बच्चों को अच्छे से तथ्यों के आधार पर सिखाना है, आलोचनात्मक सोच के आधार पर सिखाना है, ठीक है। और देखो खोजी प्रश्न एक तरह से क्या है? ये आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट वाले भी बढ़ावा दे रहे हैं। खोजी मतलब और हम कह रहे हैं कि और सर्च करके लाओ इस चीज के बारे में, और जानकारी उपलब्ध कीजिए, ठीक है, और सारी जानकारी आप इकट्ठा कीजिए अपने आस पड़ोस से, मोहल्ले पड़ोस से, अपने माता पिता से, नेट से, कहीं से भी इसके बारे में जानकारी, और ज्यादा प्रश्न
पूछना। और जो आपका डी है लास्ट ऑप्शन, छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना, यानी कि बहुत सारी ऐसा दृष्टिकोण उनको प्रदान करना कि वो जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक पूछ रहा है या पढ़ा रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सी वाला ही इसका गलत है, जिसमें सी नहीं होगा वही वाला इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है। देखो आलोचनात्मक चिंतन के बारे में आपको पूरी जानकारी है, मैंने दो क्वेश्चनों में आपको बता दिया। प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है। ए है स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का आबोधन करना, तो ये वाला तो आपका सही है इसका, है ना, कि स्वतंत्र निर्णय लेना। और स्वतंत्र निर्णय कब ले पाएंगे आप, जब उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। ज्ञान का आबोधन करना। बी है प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सशक्त बनाना, यानी कि बच्चों को सोचने का मौका दो कि भाई तुम एक ऐसे समाज में रह रहे हो, एक ऐसे देश में रह रहे हो जिसमें प्रजातंत्र है। ठीक है, अब आप एक नागरिक हो, नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से किस तरह से कार्य करोगे, किस तरह से चीजों को करोगे। तो इस तरह से बच्चों को क्या बनाना है, सशक्त बनाना है। ठीक है, जब उनको सारी जानकारी होगी तभी तो वो सशक्त बन पाएंगे। सी है सामाजिक विज्ञान, थोड़ी थोड़ी किसी शब्द में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको प्लीज इग्नोर कर दिया करो। सामाजिक विज्ञान में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। डी है आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारी के दावों को स्वीकार करना। ठीक है, सत्ताधारी दावों को मतलब ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया ना, कि स्वीकार करना है। किसको स्वीकार करना, सत्ताधारी दावों को। जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो जो दावे कर रहा है उसको ऐसे कि ऐसे स्वीकार करना, तो ये तो नहीं है। और ये है नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैसले लेने में मानक का प्रयोग करना। ठीक है, जितने मानक बताए गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उन मानकों को के आधार पर निर्णय लेना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबे लग रहे हैं, है ना, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप ठीक से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेंगे, वहां पर बैठकर एग्जाम में बैठकर पढ़ लेंगे, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, हम ठीक से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, ठीक से ऑप्शन को पढ़ते नहीं है, बस टिक लगा देते हैं और वहीं पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। अभी मैंने पीछे जो 3 क्वेश्चन बताए बिल्कुल भी वो टफ नहीं है। ठीक है, और एक ऑप्शन छोटा सा दे रखा है उसमें आपका आंसर है ना, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में। ये जो पेडागॉजी होती है ये टफ नहीं होती है, बस ये समझने की चीज होती है कि आप उस प्रसंग को उसी विचार में समझ रहे हैं जिस विचार से एग्जामिनर ने लिखा है, तो आप उसको सही कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 80, आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंधित है। आलोचनात्मक, ये तो आलोचनात्मक के पीछे पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आलोचनात्मक ने अपने कुछ पैसे दे दिए हैं सीटेट वालों को, भाई मेरे क्वेश्चन रखने हैं। 4-5 क्वेश्चन हो गए ना। ए है जिज्ञासा, बी है गौरव, सी है रिफ्लेक्शन, डी है तार्किकता, ई है आज्ञा पालन। और ये जो जितने भी दे रखे हैं ना, ये आप अच्छे से नहीं रट लीजिए, बार बार जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके काम आएंगे। अब देखो गौरव से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, प्राउड फील कर रहे हो उससे तो कोई मतलब है नहीं, तो ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, बी वाला। अब जिसमें बी नहीं होगा वही वाला आंसर सही होगा। किसमें बी नहीं है, बी आपके आज्ञा पालन भी वाला भी नहीं आएगा इसमें, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं इसको, आज्ञा पालन वाला भी नहीं आएगा, तो ये दोनों नहीं आएंगे। जिसमें ये बी और ई वाला नहीं होगा वो ही आपका सही आंसर होगा। और ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। और आप इसको ध्यान रखना कि आलोचनात्मक चिंतन में क्या आता है, जिज्ञासा आता है, रिफ्लेक्शन आता है यानी कि प्रतिबिंबन आता है, तार्किकता आती है। ये तीनों चीज मेन होती है आलोचनात्मक चिंतन में। और अगर मैं आपको सही सरल भाषा में बताऊं तो जिस टॉपिक के बारे में आलोचनात्मक चिंतन किया जा रहा है उसके गुण दोष, उसके हर पहलू को बच्चों को बताना, समझाना। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी, उसके गुण भी, दोष भी, उसका प्रेजेंट भी, पास्ट भी, सब कुछ डिस्कस करना, वो क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन। एक तरह से उसकी संपूर्ण जानकारी जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 81, आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी
मार्च के महत्व के विषय में छात्रों को तर्क शक्ति विकसित कर, एक मिनट, इस वाले पेपर में बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक है, विकसित करना चाहते हैं। आप किस बात पर बल देंगे? क्या विकसित करना है? तर्क शक्ति विकसित करनी है। टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन जो थे उनमें हम किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? दांडी मार्च के ऊपर। और हमें बच्चों को में क्या विकसित करना है? तर्क शक्ति विकसित करनी है। ए है साबरमती से दांडी तक स्थान और दूरी, तो ये तर्क का विषय है ही नहीं। ये क्या है? सीधे सीधे याद करने की बात है कि कितने किलोमीटर थी उसकी दूरी, ठीक है, कौन से स्थान का था, गुजरात का था, ये तो सब याद करने की चीज है ना, इसमें तर्क वाली क्या बात होगी। बी है नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार। ठीक है, ये सही हो जाएगा। सी हो जाएगा बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है अच्छे से। डी है सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना। तो ये बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो सही है, और आपका जो ए है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप क्या ही तर्क करोगे डांडी की दूरी या स्थान के बारे में। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 81 का, वो हो जाएगा आपका बी, सॉरी दूसरा, बी, सी और डी सही है, ए जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं? ए है पाठ्य पुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना, यानी कि बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको आप दैनिक जीवन से रिलेट करके बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें किस तरह के उदाहरण दिए कि देखो इसमें लोकतंत्र और प्रजातंत्र, सॉरी लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ही बात होती है, लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में दिया हुआ है। अब हमारे देश में कौन सा तंत्र चल रहा है? हमारे देश में लोकतंत्र चल रहा है। ठीक है, हमारे देश में राजतंत्र नहीं चल रहा है। तो मैंने इस तरह से बच्चों को रिलेट करके बताया उनके दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर। ठीक है, यानी कि जो किताब में चीजें दी हुई हैं उनको मैंने किससे जोड़ दिया? वास्तविक जीवन से जोड़ दिया, है ना। उसी तरह से कोई भी टॉपिक आप हिस्ट्री का भी बता रहे हो, शासन प्रणाली बता रहे हो, या बाजारों के बारे में बता रहे हो, तो आप उनको बताओगे कि पहले इस तरह से बाजार थे, बाद में विकास होते होते इस तरह से बाजार बन गए, या शहरों का निर्माण कैसे हुआ, तो आप उदाहरण दोगे कि आपके शहर में इस तरह से चीजें, छोटे शहरों में इस तरह से होती हैं, गाँव में इस तरह से होती हैं। गाँव जब डेवलप हो जाते हैं तो छोटे शहर हो जाते हैं, फिर बड़े शहर हो जाते हैं, फिर नगर निगम बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों को बताओगे। बी है सभी उठाए गए मुद्दों की लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना। बिल्कुल सही है ये वाला भी, कि छात्र जो भी मुद्दे उठा रहे हैं उनको उनकी लैंगिक प्रकृति की पहचान करके छात्रों की हेल्प करना। ठीक है, मतलब एक तरह से जो भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको उनके प्रश्नों के आंसर देना। सी है राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित व व्याख्या करने के कौशल का विकास करना। ये भी सही है। डी है आपका छात्रों में आदर्श नागरिक एवं नागरिकता के संवेदन को आत्मसात करवाना। आत्मसात करवाना मतलब याद करवाना। ठीक है, अब एग्जामिनर को पता चल गया कि टीचर बार बार बता रही है, रटवाना नहीं है और उनको ये नहीं कराना है, तो उसने कौन सा वर्ड दे दिया? आत्मसात करवाना। तो मतलब इसका यही है कि रटवाना या याद करने के लिए दे देना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी वाला है वो गलत हो जाएगा। तो ए, बी और सी सही है। ठीक है, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना और लाइक करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। कमेंट कर देना किस तरह से आपको मेरा पढ़ाया हुआ लगा है। अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट कर देना, बेकार लगा है तो वो भी आप लिख देना, क्योंकि आप जब बताएंगे कि आपको कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही है या मेरे पढ़ाने में क्या गलती हो रही है, तभी मैं आपको और भी ज्यादा बेटर दे पाऊंगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जब तक आप नहीं बताएंगे कि क्या कहाँ समस्या है, कहाँ प्रॉब्लम है, तब तक मैं उन चीजों को कैसे सुधारूंगी। या फिर जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं आप उनको भी बताइए, ताकि मैं और भी ज्यादा उनका जो लेवल है उसको सुधार के और ऊपर लेवल तक लेके जाऊं, ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।